हेलो दोस्तों, इस 10 मिनट की सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज पीपीबी में एक नया कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। वो बेसिकली पीएमएलए में जो रिस्क मैनेजमेंट होता है उसके बारे में है। तो पीएमएलए एक्ट में कैसे हमें रिस्क मैनेज करना है उसके बारे में भी जिक्र किया गया है। तो उसी को फॉलो करते हुए हर बैंक ने अपने वहां पर पीएमएलए के अंतर्गत क्या है, रिस्क मैनेजमेंट की बात की है। और अगर हम इसके कुछ ब्रॉड कैटेगराइजेशन पे देखें तो यहाँ पर सबसे पहले आता है यहाँ पर रिस्क बेस्ड अप्रोच। आपको अपनी बैंक में जो अप्रोच रखनी है वो रिस्क बेस्ड रखनी है। रिस्क का असेसमेंट करना है और कस्टमर को रिस्क वाइज कैटेगराइज करना है। और उसके अलावा कुछ और अदर फंक्शन भी आपको फॉलो करने हैं। तो एएमएल सीएफटी पर्सपेक्टिव में बैंकों को अपने वहां रिस्क मैनेजमेंट करना है। आइए एक एक के बारे में ध्यान से सुनते हैं। पहला पॉइंट, अच्छा, इसके साथ एक न्यू टेक्नोलॉजी और स्टाफ ट्रेनिंग भी आपको करानी होगी। सबसे पहला पॉइंट है रिस्क बेस्ड अप्रोच। तो रिस्क बेस्ड अप्रोच से मतलब है कि आपके वहां जो अपने बैंक की पॉलिसीज हैं, कंट्रोल है और प्रोसीजर है, उसको बोर्ड से अप्रूव कराना है आपको। और उसके साथ साथ कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग करनी है और आपका कंट्रोल का भी एनहांसमेंट करना है कि ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल हो। नेक्स्ट पॉइंट इसी में आता है कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या हो। तो कस्टमर ड्यू डिलीजेंस एंड ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग बेस्ड ऑन रिस्क लेवल। तो जैसा रिस्क लेवल होगा उसी स्तर का आपको कस्टमर ड्यू डिलीजेंस रखना है और उसी लेवल पे आपको ट्रांजैक्शन की मॉनिटरिंग भी करनी है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें रिस्क का असेसमेंट करना। तो पहला पॉइंट है रिस्क बेस्ड अप्रोच, दूसरा है रिस्क असेसमेंट। तो रिस्क असेसमेंट कैसे करना है कि एसेस करना है कि हमारे वहां क्या रिस्क चल रहा है, क्या एनुअल असेसमेंट करना है। तो एक पॉइंट यहाँ पे आता है एनुअल असेसमेंट, किस बात का, मनी लॉन्ड्रिंग का और टेररिस्ट फाइनेंसिंग का। जो भी रिस्क है उसको आपको एनुअली एसेस करना है, चाहे वो मनी लॉन्ड्रिंग का हो या टेररिस्ट फाइनेंसिंग का हो। कौन कौन से फैक्टर इसमें इन्वॉल्व है, कस्टमर कौन सा प्रोडक्ट या सर्विसेज दे रहे हैं, किस रीजन में दे रहे हैं, किस डिलीवरी चैनल से दे रहे हैं और क्या ट्रांजेक्शन है। इन सारे फैक्टर्स में आपको अपने वहां रिस्क का असेसमेंट करना है। मस्ट बी proportionate टू साइज कॉम्प्लेक्सिटी एंड जोग्राफिकल प्रेजेंस ऑफ द बैंक। बैंक का कितना बड़ा साइज है, कितने तरह के फंक्शन बैंक करता है, कितनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, साथ साथ में ज्योग्राफिकल प्रेजेंस कहाँ तक है, तो उसके अकॉर्डिंग भी आपको अपना वहाँ रिस्क असेसमेंट करना है। नेक्स्ट आता है कस्टमर रिस्क कैटेगराइजेशन। तो कस्टमर रिस्क कैटेगराइजेशन अकॉर्डिंग टू जो अपना पीएमएलए है उसके अकॉर्डिंग तीन तरह के कैटेगराइजेशन करने हैं, लो, मीडियम और हाई। और इसमें कुछ जो पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन होते हैं उनको कभी कभी हायर जो है रिस्क का कैटेगराइजेशन भी किया जाता है। कौन कौन से पैरामीटर में करना है आपको रिस्क कैटेगराइजेशन, किस तरह की बिजनेस एक्टिविटी वो आपके साथ करता है, किस लोकेशन में आप हैं, पेमेंट के मोड क्या होते हैं, टर्नओवर कितना है, सोशल फाइनेंशियल स्टेटस क्या है। एग्जाम्पल के तौर पे बात करते हैं तो लो रिस्क कौन होगा, जो इजीली आइडेंटिफाइबल इंडिविजुअल्स होते हैं या वो एंटिटीज होती हैं विद प्रेडिक्टेबल ट्रांजेक्शन्स, कि वो कौन कौन से ट्रांजेक्शन कर सकते हैं ये आपको पहले से आइडिया हो जाता है। हाई रिस्क की बात करें, कैश इंटेंसिव बिजनेसेस होते हैं, जैसे ज्वेलर्स के वहां ज्यादा कैश डीलिंग होती है पेट्रोल पंप पे, तो उनको हाई रिस्क कैटेगरी में रखना है। जहां पर भी आपको रिस्क जो है एवरेज से हायर दिखाई दे तो बैंकों को उनको या तो मीडियम या हाई रिस्क में कैटेगराइज करना है। रिव्यू करना है एवरी 6 मंथ में। आपको ये रिव्यू करना है कि जो आपने कैटेगराइजेशन किया था वो सही है या नहीं है। अगर आपको चेंज करना है तो करना है, क्योंकि कई बार क्या होती है एडिशनल न्यू इंफॉर्मेशन हमको प्रोवाइड हो जाती है। रोल ऑफ अदर फंक्शन क्या होगा, इंटरनल ऑडिट एंश्योर कंप्लायंसेस विद केवाईसी एएमएल पॉलिसी। तो जब भी आपके वहां इंटरनल ऑडिट आएगा तो वो सब चीजों के कंप्लायंस को एंश्योर करता है। और उसके अलावा जो भी उसको फाइंडिंग मिलती है वो ऑडिट कमेटी को क्वार्टरली सेंड करता है, बताता है कि यहाँ यहाँ ये कमियां मिली हैं। ओवरसाइट फ्रेमवर्क जो निगरानी रखता है, हम मैनेजमेंट की बात करें, सिस्टम की बात करें और कंट्रोल की बात करें, तो इसका भी एक फ्रेमवर्क प्रॉपर बना होना चाहिए। न्यू टेक्नोलॉजीज एंड स्टाफ ट्रेनिंग, न्यू आईसीटी प्रोडक्ट्स। अब आजकल क्या है, बहुत सारे जो है इंफॉर्मेशन बेस पे
कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, चाहे वो स्मार्ट कार्ड हो, मोबाइल वॉलेट है, नेट बैंकिंग, आरटीजीएस, एनईएफटी। तो नए प्रोडक्ट आते हैं तो नया रिस्क भी लेके आते हैं। बैंक मस्ट एम्बेडेड केवाईसी प्रोसीजर्स बिफोर लॉन्च। तो जब भी वो करेगा, देखेगा, अगर कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करेगा तो केवाईसी प्रोसीजर को उसमें पहले से बताएगा कि भैया कैसे केवाईसी प्रोसीजर उसमें फॉलो होगा। स्टाफ की हायरिंग करनी है। स्क्रीनिंग मैकेनिज्म फॉर रिक्रूटमेंट। तो जो आपके वहाँ रिक्रूटमेंट का मैकेनिज्म है उसको स्क्रीन करना है कि ये सही चल रहा है या इसमें कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट तो नहीं है। ट्रेनिंग, रोल बेस्ड ट्रेनिंग होनी है, ऑनगोइंग यानी चलती रहनी है। एएमएल सीएफटी को कवर करते हुए, इनके नॉर्म्स को कवर करते हुए, और साथ साथ जो नए नए इमर्जिंग क्रिमिनल मेथड है इनको भी उस ट्रेनिंग में आपको बताना है। ड्यू डिलिजेंस फॉर थर्ड पार्टीज एजेंट और करस्पॉन्डेंट। ठीक है, इस पे बेस हम लोग क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, रिस्क बेस्ड अप्रोच इन बैंक्स प्राइमरली एम्स एट, क्यों की जाती है? क्या मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट है, कस्टमर ड्यू डिलिजेंस एंड ट्रांजैक्टिंग मॉनिटरिंग है, या रिड्यूस स्टाफ वर्कलोड है, या अवॉइडिंग ऑडिट्स है? तो रिस्क बेस्ड अप्रोच इनमें से प्राइमरीली गोल इसका क्या होता है? तो दोस्तों बहुत क्लियर सा आंसर है इसका, कि जो कस्टमर की ड्यू डिलिजेंस एंड ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग है उसको देखते हुए हम लोग रिस्क बेस्ड की अप्रोच करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये देनी है कि पिछले 30 सालों में लगभग 10 लाख से ज्यादा बैंकर्स ने हमारे वहां से जेआईबी, सीआईबी और उसके साथ साथ हमारे प्रमोशन एग्जाम की भी तैयारी करी है हमारे वीडियोस और पीडीएफ की मदद से। और अगर आप इसमें कॉम्प्रिहेंसिव जानकारी और चाहते हैं तो आप इन सब के बारे में हमारे कोर्सेज की जानकारी nstour.schoolofbanking.com से ले सकते हैं। आप लोग हमारे वीडियोस वगैरह देखते हैं, उसके लिए थैंक यू, और लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रिव्यू ऑफ कस्टमर रिस्क कैटेगराइजेशन इज कैरीड आउट एटलीस्ट। तो कस्टमर का रिस्क कैटेगराइजेशन जो रिव्यू करना है वो कम से कम इतने टाइम में तो हो ही जाना चाहिए। तो दोस्तों इसका बहुत क्लियर सा आंसर है, एवरी 6 मंथ। हमने देखा था टेक्स्ट में, एवरी 6 मंथ में हमें कस्टमर का जो है कैटेगराइजेशन को रिव्यू करना है। बेस्ड ऑन किन बातों पे? इफ न्यू इंफॉर्मेशन अराइजेस, अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है तो आपको ये कैटेगराइजेशन दोबारा से कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिस्क असेसमेंट बाय बैंक शुड। तो जो रिस्क असेसमेंट है क्यों करना पड़ता है? बी प्रोपोर्शनेट टू द बैंक साइज, कॉम्प्लेक्सिटी एंड जोग्राफिकल प्रेजेंस में। इग्नोर डिलीवरी चैनल एंड कस्टमर ट्रांजेक्शन। बी कंडक्टेड ओनली वंस ड्यूरिंग एस्टेब्लिशमेंट। फोकस सोनली ऑन हाई रिस्क कस्टमर। तो इसमें पूछा हुआ है कि जो बैंक का रिस्क का असेसमेंट है किस पे बेस होता है। तो हमने जब टैक्स पढ़ा था तो बहुत क्लियर उसमें लिखा हुआ था कि बैंक का जो साइज है, बैंक के बिजनेस की कॉम्प्लेक्सिटी है, और जोग्राफिकल जो प्रेजेंस है उसके प्रोपोर्शनेट में हमको अपने वहां पे रिस्क असेसमेंट करना होगा। ठीक है। पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन, अभी पीछे नाम आया था, आर ऑलवेज कैटेगराइज एज लो रिस्क, may be categorized higher risk than high risk if necessary, are exempt from monitoring, pose no AML CFT tension। तो हमने देखा था जो पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन है उनको कैटेगराइज करके रखना है हायर देन हाई रिस्क इफ नेसेसरी, यानी कि हाई कैटेगरी में उनको रखना है इफ नेसेसरी, अगर आपको ऐसा लगता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट रिगार्डिंग द रोल ऑफ अदर फंक्शंस इन रिस्क मैनेजमेंट? जैसे कि internal audit checks compliances with KYC AML policies. Findings are reported to the audit committee quarterly. Oversight framework includes management system and controls only. Risk categorization is reviewed only annually. तो बेसिकली इन चार ऑप्शंस में विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, कौन कौन से इसमें सही है? तो ऑप्शंस हैं आपके पास फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, यानी ये तीन ठीक है। सेकंड ऑप्शन है फर्स्ट एंड फोर्थ, थर्ड ऑप्शन है सेकंड एंड फोर्थ, और फिफ्थ ऑप्शन है ऑल फोर। तो देखिए जब हम इसको देख रहे थे कि रिस्क मैनेजमेंट की जब बात आती है तो इंटरनल ऑडिट हमारा कंप्लायंस चेक करता है, और जो हमारी फाइंडिंग्स होती हैं वो ऑडिट कमेटी को क्वार्टरली रिपोर्ट करनी पड़ती है। तीसरा,
ओवरसाइट फ्रेमवर्क बनाना पड़ता है मैनेजमेंट और सिस्टम और कंट्रोल का। और चौथा है रिस्क कैटेगराइजेशन इज रिव्यूड ओनली एनुअली। तो यहाँ पर एक शब्द जो एनुअली आ गया है उसकी वजह से फोर्थ वाला आउट हो गया है। तो फोर्थ वाला आउट हो गया तो यहाँ तो होगा नहीं, लेकिन फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है तीनों ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आइडेंटिफाई द करेक्ट फीचर्स ऑफ स्टाफ हायरिंग एंड ट्रेनिंग इन बैंक्स। अब ये कैसे होगा? स्क्रीनिंग मैकेनिज्म ड्यूरिंग रिक्रूटमेंट, ड्यू डिलीजेंस फॉर थर्ड पार्टीज लाइक एजेंट, रोल बेस्ड ट्रेनिंग फॉर एम्प्लॉयज, नो नीड फॉर ऑनगोइंग ट्रेनिंग वंस इनिशियल ट्रेनिंग इज डन। तो यहाँ पर चार ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। इन चार ऑप्शन पे बेस्ड आपको कॉम्बिनेशन देखने हैं और कैसे करेक्ट फीचर में देखने हैं। पहला ऑप्शन फर्स्ट सेकंड और थ्री, सेकंड एंड फर्स्ट एंड फोर्थ, सेकंड एंड फोर्थ और ऑल फोर। तो देखा था हमने कि जब हम रिक्रूटमेंट करेंगे तब भी हमें उसके मैकेनिज्म को स्क्रीन करना, ये हमने देखा था। ड्यू डिलीजेंस करना है, जो भी आपकी एजेंट वगैरह है उनका करना है। रोल बेस्ड ट्रेनिंग करनी है एम्प्लॉय की। नो नीड फॉर ऑनगोइंग ट्रेनिंग, तो यहाँ पर ये नेगेटिव सेंटेंस आ गया है, जबकि इनिशियल ट्रेनिंग के बाद भी ट्रेनिंग ऑनगोइंग प्रोसेस में चलती रहनी है। तो इसका आंसर हमारा क्या है? फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। दोस्तों आप वीडियो देखते हैं, अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में करिए। आप मेल भी कर सकते हैं किसी क्वेरी के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, और उसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। आप लोग वीडियो देखते हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।